देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर आपको डालने की। कोरोना से मौतों पर सरकार कांग्रेस में दरअसल आर पार जो है वो साफ नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। आपको बता दें कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस का स्टाइल है, ये कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन का। पेड़ों पर गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हो, लेकिन लुप्त होते गिद्धों की ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। आपको बता दें कि राहुल को दिल्ली से ज्यादा न्यूयॉर्क पर भरोसा है, ये कहा हर्षवर्धन ने। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। तो राहुल के बयान पर डॉक्टर हर्षवर्धन भड़के हैं, क्योंकि पहले कोरोना ने मारा और अब सियासत जो है वो लोगों की जान ले रही है, क्योंकि लगातार राजनीति जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब दिल्ली यूपी में मौत के आंकड़ों पर जमकर सियासत देखी जा रही है। तो कोरोना से मौतों पर राहुल का केंद्र पर दरअसल बार आया था पहले सामने। राहुल ने कहा था कि मौत के आंकड़े छुपा रही है केंद्र सरकार। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, सरकार बोलती है, ये कहना था राहुल गांधी का। जिसके बाद अब डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे वो भड़के और उसके बाद अब कोरोना से मौतों पर सरकार और कांग्रेस में आर पार की स्थिति बनी हुई है। तो मौत के आंकड़े छुपा रही है केंद्र सरकार, ये कहना था राहुल गांधी का। लेकिन अब राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने साफ कह दिया कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस का स्टाइल है। तो अब ऐसे में भी जब इस वक्त देश गंभीर समस्या से जूझ रहा है, गंभीर बीमारी से लड़ रहा है, फाइट कर रहे हैं सभी मरीज, उनके परिजन, लेकिन ऐसे में भी जो सियासतदान है वो अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रहे। राहुल गांधी कहते हैं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, हर्षवर्धन कहते हैं कि लाशों पर राजनीति न करे कांग्रेस। राहुल गांधी ने कहा भारत सरकार झूठ बोलती है और राहुल को दिल्ली से ज्यादा न्यूयॉर्क पर भरोसा है, ये कहना है हर्षवर्धन का। तो कोरोना पर सियासत फुल है, सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। हर्षवर्धन जवाब देते हैं लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। तो देश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों की रफ्तार नहीं थम रही। 7 मई के बाद से रोज मौत का आंकड़ा करीब 4000 के आसपास रहता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं, 26 मई से 25 मई की अगर हम बात करें 4157 मौतें हुई, 24 मई को 3511, 23 मई को यह आंकड़ा फिर बढ़ा, 4454 लोगों की जान गई। 22 मई को थोड़ा आंकड़ा कम हुआ, 3741, 21 मई को 4194 और 20 मई को 4209 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। तो कब थमेगी कोरोना से मौत, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कैसे थमेगी, कैसे रोकेंगे, लेकिन हर किसी को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मौत के आंकड़ों पर भी अपनी सियासत करनी है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। तो कब थमेगी कोरोना से मौत, ये बड़ा सवाल है। 25 मई को 4157 लोगों की जान चली गई, 24 मई को 3511, 23 मई को भी ये आंकड़ा रहा, 21 मई को 4194, 20 मई को 4209 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है कोरोना से। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक कितनी मौतें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। इन लोगों की जानें जा रही है तो जाती रहे, किसी को कोई परवाह नहीं। तो जहां एक तरफ मौत पर सियासत हो रही है, वहीं वैक्सीन को लेकर के भी दिल्ली में सियासत गर्म है। वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है और मुझे लगता है पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। 2 बार हमने टीवी पर अरविंद केजरीवाल जी को देखा है और दोनों ही बार जिस प्रकार से झूठ, भ्रम, क्रेडिट की राजनीति और कहीं ना कहीं अपने आप को एक आगे बढ़ाने की राजनीति करते हुए वो नजर आए। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति अभी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल जी, आप वैक्सीन के विषय में बोल रहे थे, अब कुछ वीडियोस भी दिखाया जाएगा यहां पर कि किस प्रकार से आपने यू टर्न लिया है। और आज आपको हम कहना चाहते हैं केजरीवाल जी, 20 करोड़ वैक्सीन 130 दिनों के अंदर हिंदुस्तान की सरकार ने तमाम राज्यों को मुहैया कराया है। और आज जब आप कह रहे हैं कि दिल्ली के पास वैक्सीन नहीं है,
आदरणीय केजरीवाल जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 1.5 लाख से अधिक वैक्सीन आज दिल्ली सरकार के पास मौजूद है। तो एक तरफ सियासत हो रही है और दूसरी तरफ सिस्टम की लाचारी की तस्वीरें भी सबके सामने आ रही हैं। दिल्ली समेत कई राज्य वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के सटे नोएडा के अगर हम बात करें तो नोएडा के वेदपुरा में बदहाल अस्पताल की तस्वीर काफी कुछ इशारा कर रही है। आपको बता दें कि बदहाल अस्पताल ग्रेटर नोएडा का आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या आलम है। 18+ की वैक्सीन जो है वो बंद हो चुकी है दिल्ली के अंदर। आपको बताएं कि वैक्सीन सेंटर पर ताला लगा हुआ है। पटना से ये तस्वीर सामने आई है। इसके अलावा जो चौथी तस्वीर है मुंबई की है कि वैक्सीन की कैसे यहां पर भारी किल्लत इस वक्त महसूस की जा रही है। तो एक तरफ मौतों का आंकड़ा लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ कोरोना कहर ढा रहा है, तीसरा जो फंगस है उसके नए नए रूप देखने को सामने मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच जो वैक्सीनेशन एकमात्र सहारा है वो भी अब नदारद है, क्योंकि कई सेंटर्स बंद हो चुके हैं, कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वैक्सीन ही नहीं है, डोज ही नहीं है, तो इलाज कैसे होगा, कैसे सबको लगेगी। लेकिन इस बीच जमकर सियासत हो रही है। अब आइए आपको समझाते हैं कि आखिर हर्षवर्धन और राहुल गांधी में कैसे जमकर सियासत हो रही है, क्योंकि कोरोना पर सियासत फुल है। राहुल गांधी कहते हैं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, हर्षवर्धन कहते हैं कि लाशों पर राजनीति ना करें। राहुल गांधी कहते हैं भारत सरकार झूठ बोलती है, हर्षवर्धन कहते हैं कि राहुल को दिल्ली से ज्यादा न्यूयॉर्क पर भरोसा है। इसके अलावा राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। हर्षवर्धन का जवाब, लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। वो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को गिद्ध करार दे रहे हैं। तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते राहुल गांधी, हर्षवर्धन का वार कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस का स्टाइल है। तो भारत सरकार झूठ बोल रही है, लगातार राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन उन्होंने जवाब दिया, पलटवार किया। और इसके बाद अब आप देखिए कि कैसे दिल्ली उत्तर प्रदेश में मौत के आंकड़ों पर जमकर राजनीति हो रही है। एक राजनेता आता है, बयान देता है, चला जाता है, दूसरा आता है, उस पर अपनी भड़ास निकालकर निकल जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में किन चीजों की जरूरत है, मौजूदा वक्त में कौन से वो कदम हमें उठाने चाहिए जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति सबको चमकानी है। आइए इसी पर बहस करेंगे। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले उन सभी का तारुफ मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी जो कि बीजेपी के नेता हैं वो जुड़ चुके हैं, सचिन भल्ला साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, संजय द्विवेदी जी प्रवक्ता है शिवसेना के, अजय अरोड़ा साहब नेता है कांग्रेस के, डॉक्टर विवेक गुप्ता जो कि एचओडी कार्डियोलॉजी अपोलो के हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज के इस मंच पर। एक चीज में सबसे पहले आप सबसे एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। मैं आप ही के पास पहले शिवम त्यागी जी आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी आपसे कि सर ऐसे वक्त में भी कोई भी करे, आप हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, नहीं लगता कि कम से कम मौतों के आंकड़ों पर तो सियासत नहीं होना चाहिए? बजाय सियासत करने के हमारा दिमाग इस तरफ होना चाहिए या हमारी कोशिशें इस तरफ होनी चाहिए कि आखिर इस आंकड़े को कम कैसे किया जा सकता है, कैसे जो लोगों की जान जा रही है सिस्टम की कमी की वजह से या फिर किसी की भी नाकामी की वजह से, उस पर विराम कैसे लगेगा? शिवम त्यागी जी। देखिए, सबसे पहले निदा चाहता हूं कि हाँ, मौत के आंकड़ों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे दूसरी पार्टी में बैठी हुई पार्टी करे, राज्य में बैठी हुई कोई सरकार करे, अपने आप में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ एक चीज वो जो होनी चाहिए वो ये कि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है। एक राज्य में किसी की सरकार है, दूसरे राज्य में किसी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कम से कम अगर आप केंद्र सरकार पर भी विश्वास नहीं कर सकते तो आप अपनी राज्य सरकारों पर, किसी सरकार पर विश्वास कीजिए। जिस सियासत की बात हो रही है, राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क टाइम्स का जो डेटा उठाकर शेयर किया है, आप मुझे एक चीज बताइए, ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जब यूएस में 2 लाख डेथ हुई थी तो उसके बाद किस तरह की पिक्चर थी? कमला हैरिस झंडे के साथ खड़ी हुई थी। 4 पॉजिटिव स्टोरी डालने के बाद उन्होंने उसको सारी दुनिया में प्रॉम्प्ट किया। सारी ये जो तस्वीरें जो हिंदुस्तान में हुई, जो कि खतरनाक है और गलत है, सुधार करने की जरूरत है और सरकार कर रही है, उस कमोबेश दुनिया में जितने बेहतरीन हेल्थ सिस्टम वाले मुल्क हैं उनके साथ भी वही हाल हुआ, तब की सिचुएशन खराब वही हुई। लेकिन क्या अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने उसको गिद्धों की तरह एक अलग प्रेजेंस बनाने की कोशिश की? नहीं की। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, मेरे देश में मीडिया है, मेरे देश में एजेंसीज है, मेरे देश में चीजें हैं, और सब आप उन पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। आप एक ऐसी एजेंसी को उठाकर कोट करते हैं जो, अगर मैं पिछले 130 दिन का टोटल डेटा भी उठाकर देखूं तो उन्होंने हिंदुस्तान की किस तरह की इमेज बनाने की कोशिश की है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि चीजें 100% सही है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि परेशानियां नहीं आई, बिल्कुल परेशानियां आई, दिक्कतें हुई, लोगों को ऑक्सीजन से परेशानी हुई, वैक्सीनेशन ड्राइव में भी कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है और उसको सुधार करेंगे। लेकिन जब आप हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि हिंदुस्तान के लिए बात करें। जब आप किसी बाहर के एक अखबार को उठाकर अगर कोट करेंगे तो ये अपने आप में मौत पर सियासत करने वाली बात है और जो कि गलत है।
लेकिन शिवम त्यागी जी, हम देखते हैं ना कि जब हमारी अगर बाहर तारीफ होती है या बाहर हमारे फेवर में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपती हैं तो उनका सहारा हम लेते हैं ना, फिर तब भी हमें वहां पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें वहां की बात यहाँ पर बड़प्पन करके नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन अगर कुछ अच्छाई में जाता है तो उसे हम बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं कि विदेश में भी हमारा डंका बज रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, कोई कमी हम उजागर करते हैं, तो हमें विदेश का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अजय अरोड़ा साहब हैं। अजय अरोड़ा साहब, सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर डॉक्टर हर्षवर्धन का कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस का स्टाइल है। क्या सर वाकई में लोगों की फिक्र है या फिर लाशों पर राजनीति? निदा जी, लोगों की फिक्र है, भारत की जनता की फिक्र है। जिस प्रकार से पीछे या अभी वर्तमान में लोगों ने अपनी जान दी, नदियों किनारे लाशों के मंजर, वो पार्थिव शरीर हमने देखे हैं। शमशान में जगह नहीं, कब्रिस्तान में जगह नहीं देखी है। तो ये तो है हमें फिक्र, और फिक्र होनी भी चाहिए। हम एक कुशल विपक्ष की तरह निदा हम सकारात्मक सलाह देते हैं, और बिल्कुल इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूं, मैं तो देश के हक में हूं कि देश की व्यवस्था ठीक चले, सुचारू रूप से चले, और लोगों को वैक्सीन मिले, लोगों को ट्रीटमेंट मिले, लोगों को ट्रेसिंग मिले, तो लोगों को सारी चीजें मिलनी चाहिए। निदा जी, ये मेरी सोच है और ये हमारी पार्टी की लाइन है। ठीक है, सचिन भल्ला जी, एक तरफ मौत पर सियासत हो रही है, आपने देखा कि कांग्रेस बीजेपी कैसे आर पार की लड़ाई के मूड में है, मौत के आंकड़ों पर सियासत जमकर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें दिल्ली में, तो सचिन भल्ला जी, दिल्ली में जो हालात हैं वैक्सीन को लेकर, दिल्ली में भी सियासत गर्म है और अपने चरम पर है। दिल्ली में वैक्सीन खत्म है, इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार आम आदमी पार्टी ठहरा रही है। केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक तक के सबूत मांग लिए, ये बात बीजेपी पलटवार में कह रही है। तो सर, ऐसे वक्त में भी एक दूसरे पर आरोप ही लगाते रहेंगे या फिर उस दिशा में भी कोई कदम उठाएंगे कि ये जो सिस्टम है, बदहाल सिस्टम, ये दुरुस्त कैसे होगा? कि आरोप एक दूसरे पर लगा रहे थे। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ, हम इंजेक्शन मांगते हैं, हम दवाइयां मांग रहे हैं, 500 से ऊपर केंद्र बंद हो गए, उसके बाद हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये इनसे पूछो, आरोप लगा रहे हैं या इन्होंने ये सरकार ही फेल हो चुकी है, ये बता दो। ये मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ कि मैं आरोप लगा रहा हूँ या इनकी सरकार फेल हो चुकी है। आज हर्षवर्धन जी कह रहे हैं जी ऐसे ऐसे गिद्ध, चाहे कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं चाहे किस पे लगा रहे हैं। मैं आप ये जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, इनसे इनके अपने दिल पे आदत के बताएं कि जितनी मौतें हो रही हैं वो आंकड़े सही है। वो गंगा के किनारे 2-2 लाख 1.5 लाख वहां पे डेड बॉडी मिल रही है, वो ठीक है, वो झूठ है। वो 4 साल पहले किसी ने भाई थी, आज निकल के आ रही हैं। अभी किसी नेता भाई ने बोला कि ये तो पिछले साल से चल रही हैं, यानी तुम्हें ये भी नहीं पता कि गंगा यमुना में जो लाशें आ रही हैं वो पिछले साल से आ रही हैं। चलो, तीसरी बात आप कह रहे आंकड़े, मैं ये कह रहा हूँ जब ये पीक पे था, जब कोरोना पीक में था, तो आप मेरी बात छोड़ दो, बड़े से बड़ा मंत्री के लिए भी ना इसका जो कोविड टेस्ट होता है वो 2-2, 3-3 दिन बाद हो रहा था, और उसके बाद 3 से 4 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आ रही थी। इसके अंदर एक गरीब आदमी जिसका कोविड टेस्ट ही नहीं हुआ, और हुआ भी तो 4 दिन बाद आया, तो उसके बाद इस दौरान उसकी डेथ होगी, उसका आंकड़ा कहाँ है? कई आंकड़े ऐसे हैं जो हमारे नजरों में है लेकिन काउंट में नहीं है। ये आज हर्षवर्धन जी अपने आप को छुपाने की कोशिश करे या एक दूसरे पे कहें जी हमारे ऊपर ये लगा रहे हैं, ये गिद्ध वाला करेंगे। अभी शिवम भाई कह रहे हैं हम इसमें अभी आपको वैक्सीन के कोशिश कर रहे हैं, जब करोड़ों मर गए, करोड़ों मरने वाले हैं, अभी ये कोविड की वैक्सीन का अरेंजमेंट करते, इनसे नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल फेलियर सरकार है, ये अपने पर्दे इधर उधर करती है। इनको बोलो आप घर पे बैठो, रिजाइन दो, घर पे बैठो और किसी काम करने वाली सरकार को आगे लेके आओ। एक दूसरे पे ठीक है, संजय द्विवेदी जी, क्या लग रहा है आपको, शिवसेना भी क्या इस बात का समर्थन करती है कि वाकई में दफन लाशें जो है वो आंकड़ों की पोल खोल रही है, लेकिन सरकार जो है वो आंकड़ों में झोल कर रही है?
मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। वैक्सीन पहले है, गिद्ध वाली बात है। मैं दोनों बातों का आपका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जो वैक्सीन है, जो आज कोरोना काल में जो महामारी के समय में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं। ऑक्सीजन से लेके वैक्सीन, दवाइयां सब केंद्र सरकार को देनी है। जहां तक कि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि गिद्धों पर राजनीति कर रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ लाशों में राजनीति कौन कर रहा है? बंगाल में चुनाव प्रचार करने माननीय प्रधानमंत्री जा रहे थे, गृह मंत्री जा रहे थे, और इनके पूरे मंत्रीगण वहीं लगे थे, मुख्यमंत्री लगे थे, और हमारे देश में शमशान में जगह नहीं थी। तो लाशों में राजनीति कौन कर रहा? सुशांत सिंह राजपूत का केस देख लीजिए आप। सुशांत सिंह राजपूत केस में लाशों में राजनीति किसने की? आज जिलेटिन वाला मामला आया, उसमें लाशों में राजनीति किसने की? जबकि कोई भी प्रूफ नहीं हुए, लेकिन लाशों की राजनीति करने की आदत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है, और वो लाशों में राजनीति करती। आज उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कोरोना महामारी यहाँ पे चल रही है, तो लाशों पर राजनीति कौन कर रहा है? उन्हें कोरोना की चिंता नहीं है, ऑक्सीजन की चिंता नहीं है, वैक्सीन की चिंता नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूँ कि 135 करोड़ जनता है, और 2 डोज में 270 करोड़ डोजें लगनी है, और मात्र भी 18 करोड़ डोजें लगनी है। तो वैक्सीन बनाने का काम किसका था? आज अगर दिल्ली मांग रहा है, महाराष्ट्र वैक्सीन मांग रहा है, या उत्तर प्रदेश वैक्सीन मांग रहा है, तो वैक्सीन के निर्माण की जिम्मेदारी किसकी थी? हम वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी जल्दी वैक्सीन का इजाद कर दिया। उनको धन्यवाद है, बधाई है। मैं एक बार जवाब देना चाहता हूँ इनको, डेटा शायद जो हर तरह, अरे आप जवाब दीजिएगा बाद में, बीच मत करिए बीच में। बाद में ही दूंगा। वैक्सीन बनाने का काम किसका था? ऑक्सीजन देने का काम किसका था? ऑक्सीजन और वैक्सीन बनाने का काम किसका? ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अब किसका था उसका जवाब ले लेते हैं। शिवम त्यागी जी जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, संजय द्विवेदी जी, ठीक है, किसकी जिम्मेदारी थी और कौन पल्ला झाड़ रहा है? जवाब ठीक है सर। सर आपने आवाज उठाई, आपकी आवाज पहुंच गई। शिवम त्यागी जी जवाब देना चाहते हैं। शिवम जी, इनका प्रॉब्लम ये है कि बिना डेटा के आकर जुमलेबाजी करनी है, पॉइंट पर बात नहीं करनी है। मैं पॉइंट पर बात करूंगा, 1 by 1 जवाब। अब इनको कहिए चुप हो जाए। ठीक है, जवाब ले लीजिए संजय द्विवेदी जी। संजय जी चुप होइए। संजय जी मत होइए, चुप होइए, जवाब दीजिए अब जरा। संजय जी जवाब सुनिए जरा, आप सुनिए, चुप बैठ कर सुनिए जरा। अभी आप सुनिए, थोड़ा जवाब ले लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है, और जहां तक मौतें हो रही हैं उसका डेटा छुपा रही है। राज्यों में सरकारें तो आप ही की है, इसका मतलब आप डेटा छुपा रहे हैं कलेक्टिवली, या आप ये कहना चाहते हैं? आप इनको कहिए उन्होंने कुछ और भी कहा। शिवम त्यागी जी, मौत के आंकड़ों के अलावा भी बहुत कुछ कहा। मौत के आंकड़ों के अलावा भी बहुत कुछ कहा उन्होंने कहा। शिवम त्यागी जी, उन्होंने कहा, संजय द्विवेदी जी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी है, उसके लिए क्या इंतजाम है सरकार? ये नहीं, मैं दे रही हूँ सर, मैं दे रही हूँ। सिर्फ आप मौत के आंकड़ों पर बताइए। हाँ, दीजिए जवाब, करने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है उनके सवाल। ठीक है, दीजिए जवाब। उन्होंने कहा कि अभी तक 18 करोड़ वैक्सीन लगी है, 20 करोड़ 36 लाख 22,221 वैक्सीन लगी है 24 तारीख तक। पहले डेटा ठीक करिए। दूसरा, पूरी दुनिया में कोई और दूसरी ऐसी कंट्री हो जिसने इतनी डोजेस लगाई हो तो मुझे बताइएगा। आप इनको कहिए प्लीज बैकग्राउंड एक मिनट, ठीक है, दूसरी कंट्री का जिक्र के साथ हमें वहाँ की जनसंख्या का भी ध्यान रखना होगा। शिवम जी, वहाँ की जनसंख्या का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हम बाकी और जगह के आंकड़ों पर जाएंगे तो हमारी जनसंख्या ज्यादा है, उस हिसाब से ज्यादा टीकाकरण होना चाहिए। जवाब तो देना सुनना पड़ेगा ना मेरा। ठीक है, बताइए। उससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जवाब सुनना पड़ेगा। दूसरा, मेरे सचिन भल्ला जी कहते हैं कि राज्य वैक्सीन की जिम्मेदारी किसकी है? केजरीवाल जी का एक वीडियो आपको अभी याद होगा। देखिए, जो कॉम्पिटेंट राज्य है उनको जिम्मेदारी दे। 50 एक करके सर, एक करके पेशेंट क्यों हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अरे भाई, अगर आप में दम नहीं है सुनने का तो आप लीजिए ना, दवाइयों की भीख मांग रहा है। सचिन भल्ला जी, नहीं एक मिनट, सचिन भल्ला जी सुन लीजिए ना। सचिन भल्ला जी, शिवम जी जवाब दे रहे हैं तो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। सुन रहा था। ठीक है, केजरीवाल जी का वीडियो था ये कहते हुए कि केंद्र सरकार को 50% जिम्मेदारी राज्यों को देनी चाहिए। जो कॉम्पिटेंट राज्य है वो अपनी वैक्सीन खुद ला सकते हैं। 1 महीना झक मराने के बाद आप कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो रहा। जब केंद्र ने कहा था कि सारा ड्राइव हम अपने पास लेते हैं। एक करके सर, एक करके इनको कहिए नेताजी, जब ये सुन ले नेताजी, इनको कहिए कृपया करके। ठीक है, एक मिनट, भल्ला सर, एक करके, भल्ला जी एक करके आप चाहिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक करके, अगर ऐसे चीखेंगे चिल्लाएंगे सर तो ना मैं कुछ सुन पाऊंगी ना आप लोग अपनी बात कर पाएंगे। प्लीज गलत कोट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो है भाई, तो रुक जाइए ना। तो जब ये पूरी मेहनत कर चुके, सबसे पहले केंद्र ने कहा था कि वैक्सीन ड्राइव हम प्रोक्योर करना चाहते हैं। राज्यों ने कहा नहीं, पूरी जिम्मेदारी आप कैसे ले लेंगे? केजरीवाल जी का पब्लिक डोमेन में वीडियो है। 50% के राज्यों को दीजिए। अब राज्यों को दे दिया, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वैक्सीन ला नहीं पा रहे। ये फेडरल स्ट्रक्चर
हिंदुस्तान ला नहीं रहे, जिम्मेदारी है, अपने राज्यों की जिम्मेदारी है, क्या करते हैं आप? लेने नहीं दे रहे, पिछले 1.5 महीने राज्य को लेने नहीं दे रहे। ठीक है, ठीक है, आप दोनों के पास, ठीक है सर, एक मिनट। अरे 20 मिनट में कहा चलेगा जो कहते हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग तय कर लीजिए कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, चीखना है कि चिल्लाना। अगर चीखेंगे चिल्लाएंगे तो मैं कोई आगे डिबेट नहीं बढ़ाने वाला हूं सर। नहीं, बहुत मुश्किल से वक्त मिलता है, एक मिनट का स्लॉट कीमती होता है सर। नेशनल चैनल पे आप लोग बैठे हैं तो प्लीज जिस बात का सवाल पूछा जाए, जनता जानना चाहती है सर, और उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं, तभी आप यहाँ आए, हम लोगों के साथ जुड़े। तो सिर्फ हम उन्हीं पे फोकस करेंगे जो मुद्दे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपने लड़ाई तो देख ली राजनीतिक पार्टियों की, कैसे कोई कह रहा है कि मौत के आंकड़े सरकार छुपा रही है, कोई कह रहा है कि इन पर राजनीति ना की जाए, मौतों पर सियासत स्टाइल है उनका। लेकिन इन सब बातों के बीच हमारी जो असल जिम्मेदारी है कि कैसे हम हेल्थ सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मुहैया करा सकते हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। एक डॉक्टर होने के नाते विवेक गुप्ता, क्या लगता है आपको कि अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो क्या इस महामारी से जूझ पाएंगे, या फिर अभी सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि कहां कमी रह गई और कौन सी वो कमियां हैं जिन्हें हमें अभी पूरा करना बाकी है? मैं पूरे भारत की 50 साल की हिस्ट्री जब से हम लोग आजाद हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा 1947 फिर 51 में हम लोग पूरी तरह से गणतंत्र हो गया। उस समय के बाद से अब तक हम अपने को कंपेयर करें और जो हमारे बाद देश आजाद हुए हैं उनको भी कंपेयर करें, वो छोटे देश हैं। हमारा हेल्थ केयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बजट एलोकेशन होता था फ्रॉम द बिगिनिंग, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, वो काफी कम रहा है। और इतना कम रहा है कि परसेंटेज में हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इस तरह की डिफेंस में, वो भी जरूरी है, हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये रहा है कि जो ओवरऑल बजट हुआ है वो काफी कम रहा। मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं 1996 से 1998 तक मैं फ्रांस में रहा। वहाँ का पब्लिक सेक्टर, मैं इंग्लैंड में भी रहा लेकिन ज्यादातर मैं फ्रांस में रहा, पेरिस पे, और वहाँ पे हॉस्पिटल चार्ल्स निकोल है जो कि पब्लिक हॉस्पिटल है और जो कि 4000 बेड्स का हॉस्पिटल है। उसका उस समय का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं यहाँ से गया, मैं SGPGI लखनऊ में काम करता था, उसके पहले मैं यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में था। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन आसमान का फर्क था, जबकि पब्लिक हॉस्पिटल था। वहाँ पे एक मैं छोटा सा इंसिडेंस देना चाहता हूँ, मैं अपनी बदनामी नहीं कर रहा हूँ, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, दैट्स व्हाई आई केम बैक। तो बताना चाह रहा था कि एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि एक हमारे खुद का पर्सनल एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ कार का, बिफोर आई कुड रियलाइज and I was on the bridge, there was a ambulance and there was a police car within 3 minutes because there is a camera fitting there all over. And I was transported by police. देख के थोड़ा डरा भी एकदम because my wife was injured. मैं डरा लेकिन एकदम देखा police came to help us to take it to the ambulance and then within 7 minutes exactly, I'm not exaggerating, I was in the hospital क्योंकि hospital पास में था and they were treated. इस तरह का सिस्टम। और दूसरी बात है कि वहाँ पे जो एंजियोप्लास्टी होती थी वहाँ पे उस समय होता था, वो अभी फर्क है। मैं उनकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने को देख के सीखना पड़ता है। बिल्कुल, सबक लेने की जरूरत होती है। तो हमारे ये है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं करा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं। वी ऑलवेज फील प्राउड इन आवरसेल्फ, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। एक ही चीज हमारी जो आई है, बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कोवैक्सीन दी है, अभी तक हमारा कोई पेटेंट दवा नहीं आई, हमारी कोई पेटेंट स्टेंट नहीं आया जो हम कह सकते हैं कि हमने बनाया या भारत ने बनाया। 137 करोड़ की आबादी है, हमारे पास काफी कुछ रिसोर्सेज हैं, बजट की कमी भी नहीं है, बट देयर इज इंटेंशन जो शुरुआत से होता रहा। तो हेल्थ केयर वाज ऑलवेज गिवन ए सेकंड और थर्ड, और कम दिया गया, इसलिए अब कमी अभी कर क्या सकते हैं। देखिए, वैक्सीन इज फार अवे। मैं अभी भी बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, वैक्सीन पे जो राजनीति है वो अलग बात है। देयर इज नो डाउट कि वैक्सीन अभी हम लोग उतना प्रोक्योर नहीं कर पाए हैं जितना कर लेना चाहिए था, सब लोग जानते हैं। अब जो अंदर से बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, अब उसका तरीका यही है कि हमको ट्रीटमेंट पार्ट पे ध्यान देना चाहिए। अभी भी हम कहते हैं, अभी मैं बार बार कह रहा हूँ और जरूरी है कहना, कि जिस दिन पेशेंट को डायग्नोसिस हो जाए, क्लिनिकल डायग्नोसिस, अब हमको जरूरत नहीं है। अब मैंने कल एक पेशेंट भर्ती किया अपोलो में, अब तो RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं है। अगर 19 दिन निकल चुके हैं पहली बार के बाद, हम RT-PCR के बिना उसको एंजियोग्राफी के लिए एडमिट कर लिया मैंने। अब मैं कहना चाहता हूं कि ट्रीटमेंट पे ध्यान दें। अभी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आई हैं उसकी दवाइयां ज्यादा रखें, जो 2DG आई है उसकी दवाइयां ज्यादा प्रोक्योर करें। और ये 2 दवाइयां रामबाण हो सकती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि आपने देखा होगा अभी 2 दिन से चल रहा है, जो कि एक रॉश कंपनी ने किया है और सिप्ला इसका वो करेगी, इसको ज्यादा मात्रा में रखें। अगर देखिए अमेरिका का मॉडल इसमें क्या है, वैक्सीनेशन उनका भी 40% है, हमारा 5% है, हमारा देश बड़ा है,
हमारी लिमिटेड वैक्सीन थी। अभी ओवरऑल वर्ल्ड का वैक्सीनेशन देखा जाए तो ओनली 7.6% टोटल। चाइना इज द ओनली कंट्री जो कहता है कि मैंने इतना ज्यादा वैक्सीन कर दिया, लेकिन उनके डेटा आई डोंट बिलीव। कमिंग टू द पॉइंट दैट अगर हम 2DG और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का अभी से सोचे, ये सबको ट्रीटमेंट मिल जाए। देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐसी चीज है जो आपको अपने जर्नल्स में बताऊंगा। ये एंटीबॉडी बनाई जाती है लैब के अंदर, प्लाज्मा जो बनती है दूसरे के बॉडी से निकालते थे। ये अमेरिका में जो इस समय हो रहा है, जो हमने डॉक्टर से बात की वहां पे, इस समय दूसरे दिन जिसको हाई ग्रेड फीवर आया, उसको कोमॉर्बिडिटीज है, उसको डायबिटीज है, उसमें हमको डर लगता है, हमको ये आशंका है कि शायद ये बढ़ेगा। उसको इमरजेंसी में बुलाया जाता है अस्पताल में, उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन्फ्यूज की जाती है इंट्रावीनस। 4 घंटे वेट करा, जस्ट लाइक वैक्सीन। 4 घंटे वेट करता है, ही गोज बैक होम। दिस इज द ट्रीटमेंट, दिस शुड बी प्लान। हम लोग सारे देश मिलके हम प्लान करें। महंगा है, अभी 60,000 की डोज इंडिया में आई है पर, लेकिन उसके लिए अगर बजट अभी से एलोकेट कर दे, हम डेथ्स को बताना है, हमें बीमारी सोचना होगा, तैयारी कैसे हमें करनी है, इस तरफ ध्यान देना होगा, और हम कैसे इससे पार पाते हैं ये भी हमें देखना होगा। जो सॉल्यूशन के रास्ते हैं उनकी तरफ हमें ध्यान अपना ज्यादा डाइवर्ट करना होगा, तभी हम हेल्थ सेक्टर में बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, एक चीज बताइए मुझे, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सर देखिए, आप भी समझदार हैं काफी, बहुत अच्छे से आप अपना पक्ष भी रखते हैं, अपनी बात समझाते भी हैं, क्योंकि तथ्यों की जानकारी है, आंकड़ों का आपको ज्ञान है। लेकिन जिस तरीके से अगर यहाँ पर लोगों में फर्क आ जाता है, अगर एक बात कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं, वो इसलिए ज्यादा बुरी लगती है, चुभती है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के हैं, ठीक है, लेकिन वही बात अगर आकर के नितिन गडकरी कहते हैं तो हम उस पर कोई हो हल्ला नहीं करते। वैक्सीनेशन की बात मैं यहां पर कर रही हूं। अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले आकर के कहा कि केंद्र सरकार को और भी ज्यादा कंपनियों को ऑर्डर देनी चाहिए और भी ज्यादा कंपनियों को इसमें लगाना चाहिए, ताकि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा बने, वैक्सीन और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाए। लेकिन उस बात को, उस बयान को बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ, उस पर आकर के कह दिया गया कि कोई मोहल्ला क्लिनिक में नहीं बनती है वैक्सीन कि किसी को भी दे दी जाएगी। लेकिन वही बात जब नितिन गडकरी कहते हैं आकर, तो सर उनके बयान पे कोई हंगामा नहीं। तो क्या हम सिर्फ सही बात का भी विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि विपक्ष कह रहा है, या फिर वाकई में हमें नहीं समझ में आता कि क्या करना है? नहीं निदा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूं कि क्रिटिसिज्म चाहे सरकार विद इन द गवर्नमेंट आए, बाहर से आए, कहीं से भी आए, मोस्ट वेलकम। अगर कहीं चीज पर किसी को इंप्रूव करना है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, आई कंप्लीटली एग्री विद हिम। जिस तरह से इस देश में कहीं ना कहीं हेल्थ केयर को सेकेंडरी और रखा गया, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और पैसा खर्च होने की जरूरत थी। हमेशा से हमें शायद इसे बेहतर करने की जरूरत थी, और जब उन्होंने हिंदुस्तान के चैनल पर बैठकर हमें सबको आईना दिखाया, तो वो नेचुरल बात है, वी एक्सेप्ट इट विद ग्रेस। इसमें सारी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सारी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, केवल बीजेपी नहीं, पुरानी कांग्रेस की। अपनी नहीं बात कर रहा डॉक्टर साहब, सभी की बात कर रहा हूँ, एज अ कंट्री एज अ होल मैं बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चीजें करने की जरूरत है, वी टेक इट पॉजिटिवली। बट जहां तक बात वैक्सीन को लेकर है, तमाम कंपनीज को लेकर है, सबसे पहले हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि जिस तरह से आपूर्ति हम उम्मीद करते हैं, जितनी हमारी कंट्री है, 1.3 बिलियन की कंट्री है, उसको देखते हुए हमें कहीं ना कहीं वैक्सीन ड्राइव को आगे रफ्तार देनी है, और हम देंगे भी। लेकिन इसके साथ साथ निदा जी, आप एक चीज को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता इस देश में कि राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेदारियां हैं। इन लोगों ने लड़कर, हाथ जोड़कर खुद केंद्र सरकार से ये कहा कि हमें 50% जिम्मेदारी दीजिए, हम वैक्सीन ड्राइव में हिस्सा लेना चाहते हैं। केजरीवाल जी की खुद की ट्विटर पर और तमाम जगह वीडियो वायरल है, जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप केजरीवाल, लेकिन ऐसे वक्त में त्यागी जी, ऐसे वक्त में राज्य सरकारों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता ना, नहीं छोड़ा जा सकता सर। जब कुछ बड़ा होता है, जब कुछ राज्यों में बड़ा होता है, तो वहां जाकर हम खुद जाकर उद्घाटन करते हैं, हम वहां जाकर खुद खड़े हो जाते हैं, और वो उपलब्धि केंद्र सरकार की उपलब्धि में काउंट होती है। लेकिन ऐसे वक्त में हम अपनी जिम्मेदारी ये कह के नहीं झाड़ सकते ना कि राज्य सरकारें अपना अपना देखें। अगर सबको अपना अपना देखना है तो फिर केंद्र सरकार को क्यों चुना? बिल्कुल नहीं, केंद्र सरकार ने 20 करोड़ वैक्सीन अगर लगाई तो वो तमाम राज्यों को ठीक है। अजय अरोड़ा जी कुछ जवाब दे रहे हैं, अजय अरोड़ा जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। त्यागी जी, अजय अरोड़ा जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। निधा जी, अजय जी, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब आरोप प्रत्यारोप होते हैं मौतों के ढेरों पे। डॉक्टर साहब ने बोला सोचना होगा, बिल्कुल सोचना होगा, देश के बारे में सोचना होगा, वैक्सीन कहां से आए, सोचना होगा मेडिसिन कहां से आए, सोचना होगा इलाज कैसे होगा, ये डॉक्टर साहब का कहना है। और लाशों के ढेर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज निधा मैं राजनीति की बात करने नहीं आया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी।
जहां वैक्सीन की जरूरत है वैक्सीन देनी पड़ेगी, जहां दवाई की जरूरत है दवाई देनी पड़ेगी, जहां ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। ये सरकार का दायित्व है और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ठीक है हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, मैं त्यागी जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, फेडरल सिस्टम में भले ही राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, केंद्र को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए या फटकार लगाई जो भी किया तो उनको उसका पालन करना चाहिए था, उसका पालन करें भी। ठीक है, मेरा तो यही है कि सीधा सीधा कि राज्यों को वैक्सीन दें, राज्यों को मेडिसिन दें, जो जरूरत है वो केंद्र सरकार को देनी होगी। लेकिन सर राज्य सरकारें भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती कि सब कुछ केंद्र सरकार ही करेगी। अगर केंद्र सरकार को सब कुछ करना है तो फिर आप क्यों सत्ता पर काबिज छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति शासन हर राज्य में लगा दीजिए, केंद्र सरकार ही कर लेगी। भले सर मैं आऊंगी आपके पास, इस वक्त हेडलाइंस का वक्त है, उसके बाद में आकर आपसे बात आगे बढ़ाऊंगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त है इस वक्त के हेडलाइंस पर एक नजर डालने का। और आइए जल्दी से आपको 24 घंटे में देश में कोरोना के आंकड़े क्या कह रहे हैं उससे वाकिफ करा देते हैं। देश में कोरोना के 24 घंटे में 2,11,000 नए केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से 3,847 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 2,82,000 लोग ऐसे भी हैं जो इससे ठीक हुए हैं। तो 24 घंटे में जहां आंकड़े मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं और वहीं एक नए केस जो सामने आए उसके हिसाब से रिकवरी रेट भी अच्छा है। और अब बात यूपी में गंगा किनारे शवों की करेंगे, क्योंकि इन शवों को दफनाने पर सियासत तेज हो गई है। कई तस्वीरें सामने आने के बाद सियासी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रयागराज में आपको बता दें कि घाट पर गंगा किनारे रेत में शव दफन कर उन पर चढ़ी चुनरी को हटाने का मामला भी तूल पकड़ा गया है। योगी के दफ्तर ने इस पर सफाई दी है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अफसरों की मौजूदगी में सफाई कर्मियों को तैनात कर पूरे घाट से चुनरी हटवाई जा रही है, जिसके बाद यूपी की सियासत अपने पूरे उबाल पर है। देखिए आप कैसे रेत में दफन शवों को पर जो चुनरियां थी उनको हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर कौन हटवा रहा है शवों से कपड़े। तो यूपी में लाशों को लेकर हो रही सियासत पूरे चरम पर है। कानपुर में गंगा किनारे के घाटों पर पीएससी और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। पूरा माजरा बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर राहुल। लाशों में लगातार चल रही राजनीति के बाद जो गंगा किनारे के इलाके हैं उन पे पीएससी तैनात कर दी गई है। हम इस समय अटल घाट से खड़े हैं, आप देख सकते हैं गंगा किनारा का है। जो कोरोना काल में मौतें हुई हैं और जिस तरीके से उनको अंतिम संस्कार किया गया है, जिसको लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिए हैं कि कोई भी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो गंगा में तैरती नहीं मिलनी चाहिए। जिसके लिए सुरक्षा के लिए जहाँ पीएससी तैनात करी गई है, ये पीएससी कर्मी है। हालांकि गर्मी बहुत है, बेचारे बैठे हुए हैं। इसके अलावा और अन्य टीमें अलग अलग तरीके से लगाई गई हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बनारस में जो बनारस के घाट हैं उनमें ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है, वहीं कानपुर में जो अटल घाट है, इसके अलावा और जो अन्य तमाम घाट है, चाहे वो भगवत दास घाट हो, चाहे भैरव घाट हो, जो भी घाट है उनमें कुल मिला के पीएससी की तैनाती करी गई है और पीएससी के जवान को पूरी सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज, कानपुर। तो देखा आपने कि मरने के बाद भी सुकून नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि अंतिम संस्कार तक सही से नहीं हो पा रहा। और जिनको अगर दफना दिया जा रहा है तो उनके साथ अब क्या हश्र हो रहा है, वो ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। दोनों तस्वीरें आपको हम दिखाने की कैसे पूर्वजों के समय से शवों को दफनाने की परंपरा जो चली आ रही है, अब उस परंपरा को कैसे तार तार किया जा रहा है वो आप देखिए कि रेत में दफन जो शव हैं उन पर से बाकायदा शवों के कपड़े जो है उनको हटवाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ का ये ऑर्डर है, ये निर्देश है कि अब कोई भी शव गंगा किनारे नहीं दिखना चाहिए, तो फिर इस तरीके से जो पहले से दफन है वहां पर उनके साथ ऐसी बर्बरता आएगी सामने। बड़ा सवाल यह कि रेत में दफन जो शव हैं उनके कपड़े कौन हटवा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना कहा है कि इन घाटों पर दरअसल जो शव हैं वो अब नहीं दिखने चाहिए। तो ऐसे में टीमें तैनात की गई हैं, लेकिन दरअसल इन घाटों पर शवों को दफनाने की पुरानी परंपरा रही है। प्रयागराज में कर्मकांड कराने वाले पुरोहितों से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की।
गंगा किनारे दफनाए हुए शवों को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, तमाम वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं, लेकिन मान्यता ये भी है सनातन धर्म में कि ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। कई सदियों से ये चली आ रही है कि कुछ ऐसे विशेष परिस्थिति होती है जिन परिस्थितियों में जो है वो शवों को दफनाया जाता है या कह लें कि गाड़ा जाता है। जो गंगा किनारे, चाहे वो फाफामऊ हो प्रयागराज का, चाहे श्रृंगवेरपुर हो, चाहे जो भी स्थान हो, वहाँ पर ये मान्यता है कि लोग चाहे दूर दराज से आते हों या फिर लोकल लोग हों, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनके जो है तहत इनको गाड़ा जाता है। इस वक्त मैं फाफामऊ शमशान घाट के पास ही खड़ा हूं, जहां पर शव दफनाए जाते हैं और जलाए जाते हैं। वहां कर्मकांड करवाने वाले पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तरीका। महाराज जी, इधर बहुत ज्यादा वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं, तमाम शव गाड़े गए हैं गंगा किनारे। क्या ये पुरानी परंपरा है या फिर अचानक से इस तरीके से? ये सब पुरानी परंपरा है, ये सब पुरानी परंपरा पूर्वजों को चली आ रही है। कुछ दफनाते हैं, कुछ गाड़ते हैं, कुछ जलाते हैं, जैसे जिसकी इच्छा हो। यही सब जो है। तो ये जो महाराज वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, तो ये क्या अचानक से नहीं, ये पहले से भी इसमें कुछ शव गड़े हुए थे? पहले से कुछ लोग उत्सव से गड़े हुए। तो लगातार मेहमानों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आइए उनका रुख कर लेते हैं। जल्दी से आपका एक बार उनसे मैं तारुफ करा देती हूँ कि आखिर कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ शिवम त्यागी जो कि बीजेपी नेता है, सचिन भल्ला साहब, संजय द्विवेदी जी, अजय अरोड़ा साहब और डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी शिवम जी, और एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, आपने देखा कि कैसे इस वक्त गंगा किनारे जो शव दफन किए गए हैं उन पर भी जमकर सियासत हो रही है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मौतों के आंकड़ों पर राजनीति कौन कर रहा है। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखी होगी कि वहां से जो शव दफन है जिनको गाड़ा गया है उनसे भी चुनरी हटाई जा रही है, तो ऐसे में क्या समझ लिया जाए कि पहले कोरोना ने मारा और अब सियासत लोगों की जान ले रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा निदा जी। वहां के म्यूनिसिपल ने भी बयान दर्ज किया है और ये तमाम जगह छापा गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक रूटीन क्लीनलीनेस ड्राइव चलती है किसी भी घाट पर, उसी तरीके से ये चीजें चल रही हैं। जहां तक बात है उस वीडियो की, आपने कहा कि कई बार वीडियो है, ये एक कटिंग है मेरे पास, अगर एक देश के प्रसिद्ध अखबार की है। उन्होंने बाकायदा 21 तारीख को इस पे एक रिपोर्ट किया है कि किस तरह से ये जो वीडियो चल रहा है, 2018 में भी एग्जैक्टली इसी वीडियो को इसी तरीके से क्लिपिंग बनाकर पूरे देश में वायरल किया गया था। मैं मानता हूं कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से अपने अपने तरीके से लोगों ने रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया है, चाहे वो दफना कर हुआ है, चाहे वो उसके बाद कुछ सिचुएशंस में गंगा में बहाकर भी किया जाता, और ये तमाम चीजें रूटीन में रही हैं। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि कोरोना से लोगों की मृत्यु तो हुई है, वो एक सच्चाई है, लेकिन जिसका जिस तरह से कर्मकांड होना चाहिए था वो हुआ है, और इसको किस तरह से बढ़ाकर आगे बताया गया, 3 साल पुरानी वीडियो को मॉक करके आगे चलाया गया और सर ठीक है सर, कैसे आप कह सकते हैं त्यागी जी कि वो उसी तरीके से हुआ है? गंगा में लाशें बह रही हैं सर, कहां से बहकर आ रही हैं, किसकी बह रही है, कोई अता पता नहीं। आप कह रहे हैं कि सही से हुआ है। आप ही के रिपोर्टर ने लोकल से पूछा, लोकल ने जवाब दे दिया आपको कि हमेशा से यहाँ पर होता है और ये रियलिटी है। आप इसको सर हमेशा से, एक मिनट सर नहीं, विशेष परिस्थितियों में होता है ना सर। नहीं तो सर इतनी लाशें एक साथ नहीं आती ना। उन्होंने कहा कि वहां पर जो लाशें हैं उनका किलोग्राम ऐसे होता है सर। ठीक है, मृत्यु ज्यादा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी मृत्यु हुई है लोगों ने अपने तरीके से कर्मकांड में लोगों का अंतिम संस्कार किया है। ऑफ कोर्स वो तो मृत्यु का डेटा आपके सामने बिल्कुल है, उससे कोई भाग नहीं रहा है। भल्ला जी जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है सचिन भल्ला। देखिए अभी शिवम जी ने बोला कि एमसीडी वहाँ के लोकल, उन्होंने भी जो है उन्होंने भी अपने बयान दर्ज करा दिए जी, ये सारे लीगल है, कोई इलीगल नहीं है। यानी कि गंगा में कोई किसी शव को फेंक ही रहे, एक तरह का कोई कर्मकांड नहीं किया, वो इनको एमसीडी ने लिखवा के वो गंगा में फेंक रहे हैं, और गंगा के किनारे में जो दफन कर रहे हैं वो भी एमसीडी में लिख के दे रहे हैं। शिवम जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी कर दिया, आंसर भी अपने आप ही दे दिया जी, हम बड़े अच्छे हैं जी, हमें एमसीडी ने भी लिख के दे दिया कि भी हमारे जो ये शव है वो कर्मकांड के अकॉर्डिंग दबा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये देखा कि लाते बाहर, किसी का सिर बाहर, किसी के हाथ बाहर, कोई तैर रहा है तो वो एमसीडी में लिख के इनको तैरने के लिए मुर्दे उन्होंने फेंके। तीसरी बार बार 2 मिनट में कुछ तो तथ्यों पर बात किया, शिवम जी 2 मिनट बाद आ जाते हैं कि जी हम करेंगे, कैसे करेंगे, लाखों लोग मर गए, अभी करेंगे कैसे करेंगे, ये भी आपको। दिल्ली का डेथ रेट सबसे ज्यादा है, आपको पता है, उस पर कुछ किया है आपने भल्ला जी?
जिससे आपकी वैसे वाई हो जाएगी। 5 मिनट बाद केजरीवाल पे आ जाते हो। आप अपनी गंगा के किनारे जो है, चाहे यूपी है चाहे वो बिहार है, मैं ये नहीं कहता शिवम जी, हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। हमें ये जो वैक्सीन है, आपने देखा पिछले 3 से 4 दिन से दिल्ली के सारे जो भी हमारे केंद्र है वो बंद है। अभी आप बार बार कह रहे हो हमें ये इस पर भी डेटा है। एक मिनट ठीक है, संजय द्विवेदी जी का डेटा है। इसमें बीजेपी वाले का नहीं है कि बीजेपी वाला कोरोना से बचेगा, कांग्रेस वाला दिल्ली में कोवैक्सीन का कितना मैसेज है। सर, तो गंगा भी तो सचिन भल्ला जी, गंगा भी तो सिर्फ बीजेपी की नहीं है ना, गंगा हम सब की है सर। गंगा भैया हम सब की है, वो भी खाली बीजेपी की नहीं है ना, हम सब की है। ठीक है, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी 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 बोलिए। हाँ, संजय द्विवेदी जी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की हम बात करें या फिर कोरोना से जूझने की तैयारियों की बात करें, महाराष्ट्र एक मॉडल के रूप में सामने आया सबके। खुद कोर्ट ने भी तारीफ की और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की। लेकिन अब क्योंकि वैक्सीनेशन खत्म हो चुका है, तमाम सेंटर्स कई जगह महाराष्ट्र में बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि हमारी तैयारी कितनी थी या हमारी तैयारियों में कमी रह गई, या हम समझ नहीं पाए कि किस रफ्तार से हमें इस टीकाकरण अभियान को बढ़ाना है? असल में देखिए, इससे पहले भी तमाम महामारियां आई हैं, हैजा आया है, टीबी हुई है, तमाम आई हैं, उसके वैक्सीनेशन हुआ, मुफ्त इलाज हुआ। लेकिन उन सरकारों में इन सरकारों में एक अंतर है कि मैं स्पष्ट आपसे बता रहा हूँ, थोड़ा हमारा इनको हो रहा है, इनको ठीक करा दीजिएगा। तो इसमें सबसे बड़ा अंतर जानती क्या है? अंतर ये है कि हमारे इतने टोल मंत्री हैं, जितने स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे हमारे ईरानी जी हो, चाहे जो भी मंत्री हैं, ये सब टोल मंत्री बन गए आज की डेट में। इनको इससे मतलब नहीं है कि वैक्सीन कैसे बनेगी। भाई स्वास्थ्य मंत्री जी हर्षवर्धन जी राहुल गांधी पे बयान दे रहे हैं, साहब तो ऐसा हो गया, गिद्ध हो गए, तो उनको ये ध्यान देना चाहिए था कि हम वैक्सीन कैसे बनाएं। आज 270 करोड़ जनता के डोज लगने हैं, हमारे 2 डोज में 135 करोड़ हमारी जनता है, और माननीय शिवम जी कह रहे थे 20 करोड़ ने लगा दिया, तो 20 करोड़ से कोरोना हमारा खत्म हो जाएगा। जब तक हम वैक्सीन, अगर कोई राज्य सरकार मांग रही है, आप कह रहे साहब 50% हमने दे दिया, तो आप रखे सरकार जिम्मेदारी क्या है? जब सब राज्य सरकारों की देखना है, वैक्सीन भी बनवानी है, ऑक्सीजन इंतजाम भी करना है। मैं एक बात मुझे थोड़ा समय दीजिए। 162 ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, और सिर्फ 32 ऑक्सीजन प्लांट लगे थे। अब 20 अप्रैल के बाद 551 प्लांट लग रहे हैं। तो जो ये वेरिएशन आ रहा है, जो ये दिक्कतें आ रही है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा लिया, इसका 35,000 करोड़ बजट में आया, तो वो ऑक्सीजन पैसा खर्च क्यों नहीं किया केंद्र सरकार ने? उसको केंद्र सरकार पैसा खर्च करना चाहिए था। भाई आज जनता की जान बचाना हमारा जरूरी है, ना कि चुनाव की तैयारी करनी है। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी करनी है। भल्ला सर माफ कीजिएगा, अखबार में बड़ी बड़ी तस्वीरें सबकी आती है सर, पोस्टरबाजी में तो दिल्ली सरकार भी कम नहीं है। हर दिन अरविंद केजरीवाल साहब का विज्ञापन पर खर्चा हम देख रहे हैं कितना हो रहा है। ठीक है डॉक्टर, हाँ इन्होंने डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, सर एक मिनट सबको मौका दूंगी। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए इस समय हम लोग को 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। हमको देखिए मौत की दर अभी बढ़ेगी, और इसमें कोई शक नहीं, छुपाने की बात नहीं है। बीमारी इतनी खराब है कि इसको जो हम इलाज वाले पेशेंट को नहीं बचा पा रहे हैं, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है, वो अभी हमारे अगर 2 लाख से कम अगर आंकड़ा आ गया है तो हम ये बात के चलेंगे, जब RT-PCR टेस्टिंग नहीं हो पा रही है तो इससे ज्यादा ही होगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं, कहने की बात नहीं, और शर्म की बात भी नहीं है। दिस इज अ पैंडेमिक, वी हैव टू फेस टुगेदर। अब कर क्या सकते हैं? करना यही है कि हम जो पुरानी गलतियों से सीखेंगे, ये कि हमको तो 3rd वेव आती है नहीं आती ना है, तो बहुत ही अच्छा, भगवान कृपा हो, लेकिन हमको प्रिपरेशन करनी है। इसके इलाज में बार बार रिपीट करना चाहता हूँ कि 2DG मेडिसिन है, जो 2-deoxy ग्लूकोज, बड़ा सिंपल पाउडर के रूप में है। इसको जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करा के रख लिया जाए, क्योंकि ये मॉडरेट में, सीवियर में कहते हैं, हम तो कहते हैं माइल्ड टू मॉडरेट में, इसी कॉकटेल एंटीबॉडी जो आई है, अगर हमारे पास 2 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, मान लीजिए, तो 3 लाख होंगे, हम ये भी सोच के चल रहे हैं, उसमें 1 लाख को माइल्ड टू मॉडरेट इनको दवा देनी पड़ेगी। हमको प्रोडक्शन ऐसा करना चाहिए कि 1 लाख पर डे हमारे पास इस समय इंडिया में अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम इसको दे देते हैं, तो सारे जगह अवेलेबल करा देते हैं, तो हम मृत्यु दर को बचा पाएंगे। गांव में भी हमें इस समय जो है बजट एलोकेशन 35,000 करोड़ का हुआ है इस पर्पज से, तो उसका इस्तेमाल सही इस्तेमाल होता है। क्या बजट एलोकेट हो जाता है, नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। अब जीडीपी की एक बात और कहूंगा, अगर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2.6% जीडीपी 2025 तक ले आएंगे, थोड़ा इसमें स्पीड और लानी पड़ेगी। इस समय मैं देख रहा था अभी डेटा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, दे स्पेंड अबाउट 7 to 8% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑन द हेल्थ केयर,
जबकि पब्लिक हेल्थ में अमेरिका 10% ज्यादा करता है, लेकिन उनके भी मौतें हुई हैं कि बीमारी पेंडेमिक इज सच दैट दे हैव आल्सो फेल्ड डिस्पाइट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको उनसे सीखना नहीं चाहिए, हमें अपनी दिमाग खुद लगाना चाहिए। बिल्कुल, अच्छी बातों को कैच भी करना चाहिए और वहाँ क्या कुछ इस दिशा में बेहतरी के कदम उठाए जाए उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सर माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, त्यागी जी आपका कोई भी मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, वक्त की कमी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि कोरोना का वक्त है, लेकिन ऐसे में भी सियासतदान जो है वो जमकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। किसी का ध्यान असल मुद्दों की तरफ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने का है। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।